नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर आपको भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास के मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि निम्न में से सम्मिलित नहीं है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको दे दिया गया है ऑप्शंस में नदी दी गई है और सहायक नदियां। ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है चंबल, मेज। ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है लूणी, पार्वती। और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है काली सिंध, आहू। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। नदी दे दी गई है और सहायक नदियां दी गई हैं, तो कौन सी नदी सुमेलित नहीं है देख लीजिए आप। कि जो बनास नदी है, इसकी सहायक नदी तो कोठारी है, ये ऑप्शन सही है। चंबल की सहायक नदी मेज नदी है और लूणी की सहायक नदी पार्वती, ये ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, क्योंकि जो लूणी की सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? गुइया, बांडी, सुकड़ी, जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, जोजड़ी। ठीक है। इसके अलावा शागी, ये लूणी नदी की सहायक नदी है। जबकि जो पार्वती नदी है, किसकी सहायक नदी है? चंबल की। ध्यान में रखना है आपको, पार्वती जो नदी है चंबल की सहायक नदी है। हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। और काली सिंह की सहायक नदी आहू नदी है। ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। इसके अलावा है जो कि जो काली सिंध नदी है, ये भी चंबल की सहायक नदी है। और चंबल नदी किस अफवाह तंत्र का भाग है? तो बंगाल की खाड़ी का। और लूणी नदी अरब सागरी अफवाह तंत्र का भाग है। ठीक है। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। ठीक है। ये भी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का ही भाग है। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। कि निम्न में से कौन सा पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? नहीं है। ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। माउंट आबू, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बूंदी, सी ऑप्शंस में अजमेर, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कोटा। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि निम्न में से कौन सा पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? बताइए, पूर्वी मैदान का भाग नहीं है माउंट आबू। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन तो होगा। और क्यों नहीं है बताइए आप मुझे कि माउंट आबू पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। क्यों? किसका भाग है ये माउंट आबू? माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में है। और ये किसका भाग है? अरावली पर्वतीय प्रदेश का। अरावली पर्वतीय प्रदेश का एक भाग ही। ठीक है। जबकि बूंदी, कोटा और अजमेर ये तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। जबकि जो माउंट आबू है ये सिरोही में है और ये है अरावली पर्वतीय प्रदेश का भाग। ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को एक बार फिर से ज्यादा शेयर कर दीजिए।
देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं। शिकर, नागौर। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है हनुमानगढ़, बीकानेर। और सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है क्या, बांसवाड़ा, झालावाड़। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या, भरतपुर, अलवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए मुझे कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बताइए, 4 ऑप्शन था आपके पास यहाँ पर। किन जिलों में पाई जाएगी? बांसवाड़ा और झालावाड़ में। ठीक है, यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अति आर्द्र। शिकर और नागर में तो कौन सी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, आप बताइए मुझे। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि शिकर और नागौर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, तो क्या करोगे फिर आप यहाँ पर? ठीक है, अर्ध शुष्क जलवायु। और हनुमानगढ़, बीकानेर में इसमें शुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और भरतपुर व अलवर में उप आर्द्र व आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान के नक्शे के हिसाब से आप समझ लीजिए। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में वर्गीकृत किया है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। इसके लिए इन्होंने एक तो शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु और शुष्क जलवायु के लिए इस प्रकार के कोड का प्रयोग किया है। इसके अलावा अर्ध शुष्क और उप आर्द्र, उप आर्द्र। ठीक है, इसके लिए इस प्रकार के कोड का प्रयोग किया है। इसके अलावा आर्द्र एवं उप आर्द्र, इसके लिए इस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है। और इसके लिए अति आर्द्र, तो अब नक्शे के हिसाब से आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर बांसवाड़ा और झालावाड़ ये जिले नीचे ही आते हैं। ठीक है, इसके अलावा भरतपुर, अलवर, भरतपुर अलवर में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, हनुमानगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़ और बीकानेर इस तरफ आते हैं, यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और शिकर और नागौर इस तरफ आते हैं, तो यहाँ पर अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान के जो नक्शा है उसको आप है जो कि माइंड में बिठा लीजिए। ठीक है, अगर आपको जो कि मैप अच्छी तरह से याद होगा तो आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कि थार रेगिस्तान में, थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है। रेगिस्तानी त्रिकोण में शामिल, शामिल
है वह है। ऑप्शंस दे दिए गए आपको, बीकानेर, जैसलमेर, पाली। ये ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप क्या करोगे कि थार रेगिस्तान में 3 शेरों का रेगिस्तानी त्रिकोण में शामिल है वे हैं। यानी मरु त्रिकोण के बारे में ये पूछ रहा है कि मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है। बताइए आप कौन से जिले शामिल हैं मरु त्रिकोण में। एक तो है जैसलमेर, बीकानेर, इसके अलावा जोधपुर। बाड़मेर नहीं है उसमें, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। बाड़मेर तो उसमें शामिल ही नहीं है, ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए, यहाँ पर बाड़मेर बाड़मेर दे रखा है और यहाँ पर पाली दे रखा है। यार राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। मरु जो त्रिकोण है उनमें इस प्रकार से 3 जिलों को शामिल किया गया है, कौन कौन से, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। इन क्वेश्चनों के माध्यम से जो आपकी तैयारी है काफी शानदार रहने वाली है, ठीक है। आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी इन क्वेश्चनों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। सुमेलित करें। यहाँ पर आपको पशु पशु दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी नस्लें दे दी गई है, नस्ल, ठीक है। सुरती, बकरी। डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मगरा, भेड़। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बर्बरी, गोवंश। इनको आपको सम्मिलित करना है। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मालवी, भैंस। सम्मिलित करो तो इन्हें आप, ऑप्शन दे दिए गए आपको 4 2 1 3, 1 2 3 4। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 3 2 1। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1 2 4 3, ठीक है। तो आप सम्मिलित करें लें। यहाँ पर पशु और नस्ल दे दी गई है, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था आपको। इस प्रकार से आपको पशु और नस्ल दी जा सकती है एग्जाम के अंदर, तो आपको सम्मिलित करना है। सुरती किसकी नस्ल है, सुरती है भैंस की नस्ल। चौथा ऑप्शन, यहाँ पर एक आ रहा है इस वजह से कट हो गया और यहाँ भी एक आ रहा है इस वजह से कट हो गया। बच्चे 2 ऑप्शन हमारे पास, मगरा, मगरा है बेड़ की, 4 और 2, 4 और 2। यहाँ पर 3 आ रहा है इस वजह से कट हो गया, ठीक है। बर्बरी है बकरी की नस्ल, 1 4 2 1। और मालवी है गाय की नस्ल। हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। सुरती किसकी नस्ल है, भैंस की, मगरा भेड़ की, बर्बरी बकरी की और मालवी गाय की नस्ल है। यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो पशुओं की नस्ल भी आप याद कर लीजिए, वहां पर आपको सुमिल करने के लिए दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6, वागड़ की मीरा। वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है।
पेशेंट है। ऑप्शंस दे दिए गए हैं यहाँ पर आपको। गौरी बाई, राणाबाई, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कर्मावती, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पन्नाद है। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन तो आप आराम से सोल्व कर दोगे कि जो वागड़ की मीरा है वो तो किसे कहा जाता है, गौरी बाई को। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राजस्थान की राधा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं राजस्थान की राधा, मीरा को, ध्यान में रखना है। राजस्थान की राधा मीराबाई कहलाती है, ठीक है। और वागड़ की मीरा वो कहलाती है गौरी बाई। और राजस्थान की दूसरी मीराबाई, क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राजस्थान की दूसरी मीराबाई, तो वो कहलाती है रानाबाई, ठीक है। समझ में आया कि राजस्थान की राधा मीराबाई और वागड़, राजस्थान की राधा तो कहलाती है मीराबाई, ठीक है। और वागड़ की मीरा कहलाती है कौन, गौरीबाई। और राजस्थान की दूसरी मीराबाई कहलाती है रानाबाई। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि आधुनिक युग की मीराबाई किसे कहा जाता है, तो क्या करोगे फिर आप। एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है यहाँ से कि आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आ सकता है बनकर, ठीक है। महादेवी वर्मा को, ठीक है, ध्यान रखना है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है। बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है। नाम दे दिए गए हैं यहाँ पर, जीण माता, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है रानी सती, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है आई माता, और डी ऑप्शन में करणी माता। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अधिकतर पूछे जाते हैं। बीकानेर राज परिवार की कुल देवी, सिंपल सी बात है, कौन सी माता है, करणी माता है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। और करणी माता का जो मुख्य मंदिर है कहाँ पर है, बीकानेर देशनोक में, ठीक है। और इनके सफेद चूहों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, काबा, ठीक है। बचपन का क्या नाम था करणी माता का, बचपन का क्या नाम था, विदु, विदुबाई। तथा इनकी इष्ट देवी कौन सी थी, तेमड़ा माता, ठीक है, ध्यान में रखना है। इष्ट देवी भी पूछ सकता है, करणी माता, तेमड़ा माता। तो करणी माता की जो इष्ट देवी थी वो तेमड़ा माता है। और जीण माता का मंदिर तो रेवाशा शिखर में स्थित है, रेवाशा शिखर में। और किस वंश की कुल देवी है, चौहान, चौहान वंश की कुल देवी, ठीक है। इसके अलावा रानी सती का जो मंदिर है वे झुंझुनू में है। और ये किस वंश की कुल देवी है, अग्रवाल, अग्रवाल वंश की कुल देवी, ठीक है, रानी सती। और आई माता का जो मंदिर है वे है जोधपुर, बेलाड़ा। और जो आई माता है ये किस वंश की कुल देवी है, सिरवी, सिरवी समाज की कुल देवी, सिरवी समाज की कुल देवी है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं कि सिरवी समाज की कुल देवी है आई माता। और इनका जो मुख्य मंदिर है बिलाड़ा
जोधपुर में स्थित है। रानी सती का जो मंदिर है झुंझुनू में स्थित है। और अग्रवाल वंश की है कुलदेवी है। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है और ये है चौहान वंश की कुलदेवी। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो राजस्थान की जो लोक देवियां है वो टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। जिन विद्यार्थियों ने कंप्लीट नहीं किया है वे कर लीजिए। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कि निम्न में से तख्त वाद्य यंत्र है, ये पूछा गया है आपसे। और यहाँ पर आपको नाम दे दिया गया है अलगोजा, भपंग, हड़ताल और मोर्चन। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 की निम्न में से तत्व वाद्य यंत्र है। ये वाद्य यंत्र वाला टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, ये भी कर लीजिए आप। अलगोजा कैसा वाद्य यंत्र है ये बताइए आप मुझे। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। और सुशिर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? कि ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। और बपंग कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। हमारा राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। और खड़ताल कैसा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है खड़ताल। और मोर्चन ये भी सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर एक आता ही आता है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे वहां पर। तो आप ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट याद कर लीजिए। अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है, भपंग तत्व वाद्य यंत्र है और खड़ताल घन वाद्य यंत्र और मोर्चन सुशिर वाद्य यंत्र है। या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कि निम्न में से तत्व वाद्य यंत्र है भपंग। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है देखते हैं। पृथ्वीराज राजशोक ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है। अग्निकुंड से, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है शक व शित्यन। और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या? वैदिक आर्य। बताइए क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज राशो ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। पृथ्वीराज जो राशो है इस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? चंद बरदाई के द्वारा। और इस ग्रंथ के अनुसार है जो कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई गई है? अग्निकुंड से। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। लेकिन पूछ लिया जाए कि राजपूतों को शक अथवा शिक्षण जाति का वंशज किसने बताया है, तो बताइए उसका नाम आप मुझे। कि राजपूतों को शक व शिक्षण जाति का वंशज किसके द्वारा बताया गया है? इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आ जाए बनकर तो आप क्या करोगे इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा फिर जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने बताया है राजपूतों को शक व शित्यन जाति का वंशज। और राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताने वाला कौन है बताइए? गौरी शंकर। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिन्होंने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताया है। ठीक है, और वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण में तो चौहान, जो चौहान है उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है किस अभिलेख में? बताइए।
चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस अभिलेख में बताया गया है? तो वो अभिलेख है बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चनों का निर्माण होता है। बिजोलिया का अभिलेख, और ये अभिलेख कहाँ से प्राप्त किया गया था? भीलवाड़ा से। कब का है ये? 1170 ईस्वी का। ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण में है जो कि चौहानों को बताया गया है, ठीक है। चौहान वंश की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से प्राप्त किया गया था। कब का है? 1170 ईस्वी का है। और राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। किस ग्रंथ के अनुसार? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? चंद्र बरदाई ने। एक चीजों को ध्यान में रखना है आपको। और राजपूतों को शक व शिचन जाति का वंशज बताया है कर्नल जेम्स टोड ने। और राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताया है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर आपको दे दिया गया है भाटी, जैसलमेर, ये वर्ष दे दिए गए हैं आपको। और यहाँ पर आपको जिले दे दिए गए हैं। जिले क्या? रियासत। ठीक है। चालुक्य गुजरात। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है परमार, मारवाड़। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मेवाड़। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर आपको वंश और रियासत दे दी गई है। तो जो भाटी वंश है इसका संबंध जैसलमेर जिले से है या जैसलमेर रियासत से है। ठीक है, तो ठीक है। चालुक्य का संबंध गुजरात से है। और परमार यहाँ पर दे रखा है मारवाड़। बिल्कुल ऑप्शन गलत है। परमार, परमार जो वंश है इसका संबंध कौन से रियासत से है? आप मुझे बताइए। सिरोही। परमार जो वंश है इन्होंने सिरोही पर और जालौर पर शासन किया था। ठीक है। और मारवाड़ का संबंध है राठौड़ वंश से। राठौड़ वंश, समझ में है आपको? ठीक है। परमार का संबंध है जालौर और सिरोही से, जबकि मारवाड़ का संबंध राठौड़ वंश से है। और वो भी मेवाड़। ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सी ऑप्शन। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन वहां पर दिए जा सकते हैं। तो ध्यान में रखना है कि कौन से वंश का संबंध कौन सी रियासत से है। ठीक है। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। और सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को आप एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करो एंड शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।